अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना सेक्शन ऑर्गेनिक सेक्शन का अगला लेक्चर स्टडी करना है, जो कि है लेक्चर नंबर 3 है। और टॉपिक क्या है हमारा? रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, उसका ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वाटर फोर्स थ्योरी पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचुरल सोर्सेज कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद हमने उन तमाम सोर्सेज से किस किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो तमाम प्रोसेस हमने पढ़े थे। हमने कोल पढ़ा था, पेट्रोलियम पढ़ा था, फिर पेट्रोलियम के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पढ़ी थी, और लास्ट हमारा टॉपिक था वो क्रैकिंग था। ठीक है, अब पेट्रोलियम से रिलेवेंट ही हमारा एक मजीद टॉपिक है, जो कि क्या है? रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। पहले हम इसको स्टडी करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमराइजेशन, हम उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ना है? रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। चलो देखते हैं रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है। जिस तरह से हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, फिर क्रैकिंग पढ़ा था। क्रैकिंग क्यों की जाती है? क्रैकिंग इसलिए की जाती है कि पेट्रोल जो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होता है, वो हमारे लिए एज अ फ्यूल हम वो पूरा नहीं हो पाता, तो इसीलिए हम क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं, जिसके ज़रिए हम मज़ीद फ्यूल को बनाते हैं, मज़ीद पेट्रोल को जनरेट करवाते हैं। अदर कंपाउंड से हम ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम कंपोनेंट्स को जनरेट कर सकते हैं, पेट्रोल को जनरेट कर सकते हैं, यानी गैसोलीन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेवेंट हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, जो क्या है? रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या कहलाती है, या फिर रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है और ये क्यों की जाती है? तो पहले हम इसके रीजंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम रीफॉर्मिंग पढ़ेंगे कि रीफॉर्मिंग क्या है। ठीक है, रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्यों की जाती है? गैसोलीन हमें अच्छी तरह पता, हमने प्रीवियस क्लास में ये चीज़ सीखी थी कि पेट्रोलियम किसे कहते हैं। गैसोलीन को ही पेट्रोल भी कहा जाता है, तो आपके लिए ये चीज़ नई नहीं है, तो आपको ये जहन में रखना है। ठीक है, द गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन अ पेट्रोलियम इज जनरली नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। अब जो हमें पेट्रोल हासिल हो रहा होता है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, या जो भी नेचुरल सोर्सेज है वहाँ से जो हमें पेट्रोल हासिल हो रहा होता है, तो वो अच्छी क्वालिटी का, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। बिकॉज व्हेन इट बर्न्स इन ऑटोमोबाइल्स इंजन, ऑटोमोबाइल्स कहते हैं गाड़ियों को, ठीक है, हर तरह की गाड़ी के इंजन में इस्तेमाल होता है ना ज़ाहिर है ये फ्यूल्स। तो जो पेट्रोल हमें हासिल होता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या जिस फ्रैक्शन में हमें हासिल होता है, जितनी मिकदार में हमें हासिल होता है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का होता नहीं है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब उसे गाड़ियों के इंजन में डालते हैं ना, तो कंबशन कैन बी स्टार्टेड। तो कंबशन कंबशन कहते हैं उस रिएक्शन को जिसमें आग लग जाती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के ज़रिए फायर हीट जनरेट हो, तो वो कंबशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जब इस पेट्रोल को हम ऑटोमोबाइल्स के इंजन में डालते हैं, यानी गाड़ियों के इंजन में डालते हैं, तो क्या होती है? कंबशन स्टार्ट हो जाती है बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स। जैसे ही प्लग से गाड़ी स्टार्ट की जाती है, तो क्या होता है? कंबशन रिएक्शन होता है, यानी स्पार्किंग होती है। दिस प्रोड्यूस अ शार्प मेटेलिक साउंड, और उसी के साथ साथ एक खास किस्म का साउंड जनरेट होता है, जो क्या कहलाता है? नॉकिंग कहलाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो क्या होता है? इंजन में कंबशन होती है, और कंबशन की वजह से क्या होती है? जैसे आप प्लग स्टार्ट करते हो, प्लग से गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो प्लग से गाड़ी स्टार्ट करने की वजह से क्या होता है? इंजन में कंबशन रिएक्शन होता है, और कंबशन की वजह से क्या होती है? एक मेटालिक साउंड, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जो क्या कहलाता है? नॉकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉकिंग। अब नॉकिंग की वजह से होता क्या है? विच रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। अब इंजन का जो अपना एक उसकी जो मैकेनिकली एक इंजन की जो अपनी मशीन है ना, ये समझ लो कि जो इंजन का अपना जो काम करने का तरीका है, जो इंजन खुद जो काम करता है ना, तो उसके वर्किंग पे इफेक्ट पड़ता है, इंजन के ख़राब होने का अंदेशा होता है, एक तरह से आप ये समझ लो। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। अब हमें क्वालिटी फ्यूल की कैसे पता चलती है कि ये फ्यूल अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है? तो वो उसके ऑक्टेन नंबर से पता चलती है। किससे? ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर से हमें पता चल रहा होता है भाई फ्यूल किस क्वालिटी का है। एज ऑक्टेन नंबर इंक्रीज, अब जैसे जैसे ऑक्टेन नंबर बढ़ता है, द इंजन लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग, तो उसकी वजह से नॉकिंग कम से कम प्रोड्यूस होता है। यानी अगर हमारे पास फ्यूल अच्छी क्वालिटी का होगा, तो कंबशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा कंबशन नहीं होगी, तो नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इन सिंपल इस सारी कहानी का ये मतलब है। और क्वालिटी ऑफ फ्यूल किस पर डिपेंड करती है? उसके ऑक्टेन नंबर के ऊपर। जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, उतनी नॉकिंग कम होगी, और उतना अच्छा हमारा क्वालिटी होगी फ्यूल की। अब हम आते हैं अपने रीफॉर्मिंग के ऊपर कि द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रीफॉर्मिंग। अब ये जो ऑक्टेन नंबर की हमने ऊपर कहानी पढ़ी कि अगर ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल इम्प्रूव होती है और नॉकिंग नहीं होती, तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए और ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? रीफॉर्मिंग का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, अगर आप इस वर्ड को देखो ना, रीफॉर्मिंग, फॉर्मेशन का मतलब होता है कुछ बनाना, रीफॉर्मेशन का मतलब होता है यानी अगेन बनाना। ठीक है, तो यानी अगेन हम कुछ प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इसीलिए ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रीफॉर्मिंग।
ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल को बढ़ाने के लिए, और वो क्वालिटी कब बढ़ेगी, जब ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा। तो ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, एक प्रोसेस किया जाता है जो क्या कहलाता है, रीफॉर्मिंग। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि रीफॉर्मिंग क्या है। अब ये रीफॉर्मिंग क्या है, हमने इस प्रोसेस को पढ़ना है। ये सिमिलर प्रोसेस होता है तकरीबन क्रैकिंग की तरह से। अब इस प्रोसेस में करते क्या है, कैसे ऑक्टेन नंबर बढ़ता है। तो रीफॉर्मिंग इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ, बेसिकली रीफॉर्मिंग में क्या होता है, ये रीफॉर्मिंग की डेफिनेशन है जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई, ठीक है। तो रीफॉर्मिंग इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ, बेसिकली रीफॉर्मिंग में क्या होता है, कन्वर्जन हो रही होती है। किसकी कन्वर्जन हो रही होती है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में। अब ये स्ट्रेट और ब्रांच चेन क्या होता है, हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे ये टॉपिक्स भी। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर हम सिंपल आसान लफ्ज़ों में इस बात का मतलब समझें तो, ठीक है। यानी जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अब हाइड्रोकार्बन तो हमें पता है क्या होते हैं। सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से होता है, ये हीटिंग करने की वजह से होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए इस रिएक्शन में। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और एक कैटलिस्ट भी डाला जाता है जिसके साथ ये सारा रिएक्शन किया जाता है। तो रीफॉर्म में भी क्या होता है, जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय हीटिंग, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये काम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो क्रैकिंग भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस था, इसीलिए स्टार्ट में आपको बता दिए कि उससे मिलता जुलता है। अब हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। जो देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक ऑक्टेन है, ठीक है। ऑक्टेन मैंने आपको बताया था, ऑक्टेन का मतलब होता है 8, ठीक है। अब ये एन ऑक्टेन लिखा हुआ है। एन ऑक्टेन का मतलब है हमें नहीं पता कि हमने कितनी ऑक्टेन की चेन्स ली हैं, कितना ऑक्टेन लिया है। अभी देखो यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रेट का लफ्ज़ यूज़ हुआ ना, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, वो आपको मैं यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। बल्कि आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे भी इसका, लेकिन मैं भी यहाँ भी आपको थोड़ा सा बता दूँगी। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, सबको पता है। ब्रांच का मतलब होता है दरख्त की तरह जहाँ शाखें लगी होती हैं, ठीक है, उसको ब्रांच बोलते हैं। चेन, चेन किसको बोलते हैं, सीरीज वाइज जो एक सिरा दूसरे सिरे के साथ जुड़ा हुआ होता है और मुसलसल जुड़ती ही रहती है, उसको चेन बोलते हैं। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स ये वाले होते हैं, यानी लाइन से जो हाइड्रोकार्बन्स चल रहे हैं ना, लाइन से एक चेन की सूरत में, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। अब इसी स्ट्रेट चेन के ऊपर कोई शाख निकल जाए तो वो ब्रांच कहलाएगी, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ऊपर आपको कहानी बताई ना कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, स्ट्रेट चेन कन्वर्ट होता है ब्रांच चेन में, तो वो ये वाली बात है। स्ट्रेट चेन क्या होता है, उसमें सारे कार्बन लाइन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक चेन की फॉर्म में, ठीक है। लाइन से जुड़े होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट होते हैं सीरीज वाइज, तो ये कहलाती है स्ट्रेट चेन। और इसी में अगर इसी चेन्स के ऊपर कोई अदर ब्रांचेज आ जाएं, यही कार्बन किसी दूसरे कार्बन के ऊपर जाकर लगता जाए, तो फिर ये उसकी ब्रांचेस कहलाती हैं। फिर इसको हम सिर्फ चेन नहीं, बिल्कुल ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लो। देखो ये जो एन लगा होता है ना हमारे पास, स्मॉल एन का मतलब होता है कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर। अब ये एन ऑक्टेन है, ऑक्टेन का मतलब होता है 8 मॉलिक्यूल्स वाला कंपाउंड। अब एन ऑक्टेन का मतलब है हमने पता नहीं कितने ऑक्टेन लिए हुए, हमें नहीं पता। एन का मतलब जब हमें नंबर्स नहीं पता होते ना, तो फिर हम एन लिख देते हैं। तो एन का मतलब है पता नहीं कितने हैं ऑक्टेन है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बस हमने ऑक्टेन ले लिए, बहुत सारे ऑक्टेन ले लिए। ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, किसकी मौजूदगी में कर रहे हैं, कैटलिस्ट की मौजूदगी में कर रहे हैं, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर मिल रहा है। क्या नाम है इसका, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो रीफॉर्मिंग में क्या होता है, जो पूरी कहानी ऊपर हमने पढ़ी, जो पूरा बैकग्राउंड पढ़ा, उसमें क्या हुआ कि हमने क्वालिटी ऑफ फ्यूल को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं। ऑक्टेन नंबर कैसे बढ़ता है और हमें अच्छी क्वालिटी का फ्यूल कैसे मिलता है, हम उसकी रीफॉर्मिंग करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे मजीद पढ़ते हैं रीफॉर्मिंग के बारे में, क्योंकि अभी यहाँ तक एंड नहीं हुआ। जो हमने रीफॉर्मिंग का प्रोसेस किया ना, उससे हमें रिजल्ट क्या मिला, हमने उससे क्या मजीद ऑब्जर्वेशन हासिल की कि हम किस किस तरह से रीफॉर्मिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई, एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट। अब जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए यानी रीफॉर्मिंग की जो लैब में, उस समय ये पता चला कि एक कंपाउंड है आइसोक्टेन जिसको कहा जाता है, और एक कंपाउंड है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, जो मैंने पीछे भी यूज़ भी किया था, जो बना था आगे, ठीक है। ये जब हम इन दोनों कंपाउंड्स को बनाते हैं ना, ठीक है, यानी जब हम लोग पेट्रोलियम की रीफॉर्मिंग कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो जब हम इन दो कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं तो ये बर्न्स वेरी स्मूथली इन इंजन, तो ये बहुत स्मूथली इंजन में बर्न होते हैं, और ये नॉकिंग बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करते, और इनका ऑक्टेन नंबर भी 100 होता है, यानी इनका ऑक्टेन नंबर भी बढ़ा हुआ है 100 इंक्रीज। हमने क्या कहा था कि ऑक्टेन नंबर जिनका ज़्यादा होता है और वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होता है।
तो इनका ऑक्टेन नंबर क्या है 100, तो ज़ाहिर अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। और जब इंजन में जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं प्लग लगाकर, तो क्या होता है, हमने पीछे क्या पढ़ा कि इंजन में कंबशन रिएक्शन होता है, यानी फायर, ऑक्सीजन की मौजूदगी में फायर कैच होती है, जिसकी वजह से क्या होता है मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, नॉकिंग। तो जब हम अच्छी क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उससे नॉकिंग कम से कम जनरेट होती है और कंबशन स्मूथली होती है, बहुत तेज़ी के साथ नहीं होती। ठीक है, तो ये देखा गया कि जो आइसोऑक्टेन कंपाउंड है या 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन जो कंपाउंड है, जो रीफॉर्मिंग के जरिए जनरेट करवाया गया, वो बहुत स्मूथली इंजन में बर्न होता है और ऑक्टेन नंबर भी इसका 100 होता है। तो द ऑक्टेन नंबर ऑफ पुअर फ्यूल कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव बाय एडिंग। अब यहाँ पर एक और बात आपको बता रहे हैं कि जो रीफॉर्मिंग का प्रोसेस पूरा हमने पढ़ा ना, एक तो हम अपने फ्यूल की क्वालिटी को रीफॉर्मिंग के जरिए इम्प्रूव करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हम रीफॉर्मिंग के अलावा भी ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं और फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैन ऑल्सो इम्प्रूव बाय एडिंग या ब्लेंडिंग इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव लाइक टेट्रा लेड TEL, एक और केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड। तो अगर हम इसको यूज़ करें फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कैसे? जब हम पेट्रोलियम कंपोनेंट उसके साथ ब्लेंड करवाएं या इसको उसमें ऐड करवाएं, तो उसके ज़रिए भी हम, इस कंपाउंड के ज़रिए भी हम अच्छी क्वालिटी का फ्यूल हासिल कर सकते हैं और ऑक्टेन नंबर जिसका बड़ा हुआ होता है वो हासिल कर सकते हैं। क्या नाम है इसका? टेट्रा इथाइल लेड, जिसको शॉर्ट में TEL कहा जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि TEL जो है वो एक एंटी नॉकिंग एजेंट है या नॉक इनहिबिटर है। वही बात है, यानी अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये भी क्या करेगा, जो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा उसमें नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। नॉकिंग कब प्रोड्यूस होती है? जब कंबशन होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अगर ऊपर वाली जो बात हमने पढ़ी वो क्या थी कि ये जो कंपाउंड जनरेट हुए ये अच्छी क्वालिटी के थे, तो इनसे नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, उनका ऑक्टेन नंबर भी 100 था। बट यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि हम यही चीज़ रिफॉर्मिंग के बजाय एक और कंपाउंड यूज़ करके भी कर सकते हैं और उस कंपाउंड का नाम क्या है? टेट्रा इथाइल लेड TEL। और टेट्रा इथाइल लेड जो है वो नॉक इनहिबिटर कहलाता है या एंटी नॉक कहलाता है, यानी ये नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करता। बट क्या होता है, विच मॉडरेट एक्सप्लोजन इन सिलेंडर। और अगर हम इसको यूज़ करेंगे इंजन एज अ फ्यूल, तो ये बहुत कम एक्सप्लोजन करता है, यानी इसका भी कंबशन रेट कम ही होता है। बट हैज़ वन सीरियस डिसएडवांटेज, लेकिन हम इसको इस्तेमाल तो करें लेकिन इसका एक बहुत सीरियस डिसएडवांटेज है, और वो क्या है? इट्स कंबशन प्रोडक्ट, जब ये कंबस्ट होगा इंजन के अंदर तो इसका कंबशन से जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो है लेड ऑक्साइड PbO2। ठीक है, और PbO2 फिर रिड्यूस्ड होगा, इसका फर्दर रिएक्शन होगा और ये रिड्यूस होगा मेटालिक लेड के अंदर, यानी O तो चला जाएगा आपका एटमॉस्फेयर के अंदर। अब रह जाएगा खाली लेड, और ये लेड क्या होगा? गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा इन एयर, और ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब कंबशन रिएक्शन होगा, मैंने क्या कहा आपसे कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होता है? कंबशन रिएक्शन होता है, फायर कैच करने वाला, और उसकी वजह से हीट रिलीज होती है। तो जब बहुत ज़्यादा गाड़ी जो गर्म होती है ना और फिर स्टार्ट होती है, तो वो कंबशन रिएक्शन की वजह से ये हो रही होती है इंजन में, कि जब गाड़ी गर्म होती है फिर ही वो स्टार्ट होती है, तो सारा कंबशन रिएक्शन हो रहा होता है। तो जब गाड़ी गर्म होगी और अगर हम इस वाले कंपाउंड का जब फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, यानी ये जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ये वाला कंपाउंड है, तो क्या होगा? कंबशन रिएक्शन होगा और उसकी वजह से लेड ऑक्साइड बनेगा, और लेड ऑक्साइड फर्दर, जाहिर सी बात है रिएक्शन तो फर्दर चलते ही रहते हैं, तो लेड ऑक्साइड की फर्दर रिडक्शन होगी और ये क्या करेगा? लेड अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ऑक्सीजन आपकी किसी न किसी तरह या तो रिएक्शन में यूज़ हो जाएगी या फिर वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अब रह जाएगा आपका लेड, और ये लेड आपका रिलीज हो जाएगा एग्जॉस्ट पाइप के ज़रिए एयर में। तो ये कॉज करता है एटमॉस्फेयर में आपकी एयर पॉल्यूशन कॉज करता है ये एलिमेंट। तो इसीलिए अगर ये एलिमेंट यूज़ किया जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन क्रिएट होती है। तो रीफॉर्मिंग का प्रोसेस इसीलिए किया जाता है कि उससे जो कंपाउंड्स हमें जनरेट होते हैं, हमें जो मिलते हैं, वो हमें अच्छी क्वालिटी का फ्यूल देते हैं और वो एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते, रादर देन इस कंपाउंड के जो कि TEL है, जो कि क्या करता है? एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन क्रिएट करता है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हमने रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम का डिटेल टॉपिक स्टडी कर लिया है। पहले उसके रीज़न स्टडी किए कि रीफॉर्मिंग क्यों की जाती है, और उसमें अब ये सवाल देखो मुख्तलिफ तरीके से आ सकता है। ये पूरा पूछ सकते हैं रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम को एक्सप्लेन करें, या आपसे जस्ट नॉकिंग की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, रीफॉर्मिंग की डेफिनेशन पूछ सकते हैं विद इक्वेशन। ठीक है, या पूरी आपको ये सारी कहानी पूछ सकते हैं, भाई रीफॉर्मिंग क्या है, तो आपको ये सारी कहानी बतानी पड़ेगी। तो आपको इस सारी कहानी को पढ़ना है ताकि आप अगर सिर्फ रीफॉर्मिंग की डेफिनेशन पूछें तो आपको वो भी पता हो, और अगर उसके रीजंस पूछें कि क्यों रीफॉर्मिंग की जाती है तो वो भी आपको समझ में आए। और अगर ये पूछें कि रीफॉर्मिंग के अलावा हम किसी केमिकल कंपाउंड के जरिए भी रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी हम अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल जनरेट करवा सकते, तो तब भी आपको आंसर आना चाहिए कि हम TEL यानी टेट्रा इथाइल लेड को यूज़ करके भी हम अच्छी क्वालिटी का जनरेट कर सकते हैं। बट हैव सम डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज क्या होता है कि वो क्या करता है?
लेड रिलीज करता है, जो क्या करता है, लेड एयर में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। क्लियर है यहाँ तक? होप्स हो कि आपको रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम का टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है पॉलीमराइजेशन। अब देखो पॉलीमराइजेशन क्या है। अब प्रोसेस, पहली बात तो ये कि एक सेल्फ एडिशन रिएक्शन है। क्या है? सेल्फ एडिशन रिएक्शन, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स खुद ही ऐड होते रहते हैं, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी पॉलीमर्स। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है? ये एक सेल्फ एडिशन रिएक्शन होता है। दूसरी बात क्या कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि मोनोमर्स कहलाते हैं वो कंबाइन होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। क्या है? पॉलीमराइजेशन। ज़्यादा जो प्लास्टिक हमारे पास है ना, जो प्लास्टिक हमारे एयर में हमारे आसपास मौजूद है, वो बेसिकली वो पॉलीमर्स कहलाते हैं। तो प्लास्टिक तैयार करने के लिए भी जो प्रोसेस किया जाता है वो हमारा पॉलीमराइजेशन कहलाता है। और इसमें जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यूज़ किए जाते हैं वो मोनोमर्स कहलाते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल बनता है वो क्या कहलाता है? पॉलीमर। मोनो का मतलब होता है वन और पॉली का मतलब होता है मेनी और मर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। और ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। पॉलीमराइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक कहलाती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक कहलाती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब एडिशन, जैसे कि नाम आपको बता रहा है, एडिशन यानी कुछ ऐड हो रहा है। वो पॉलीमराइजेशन जिसमें पॉलीमोनोमर्स ऐड होते जाएं और आपको प्रोडक्ट मिलता जाए, तो वो क्या कहलाएगा? एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखो, when many monomers combines to form a molecule larger molecular masses than monomer called polymer, यानी जब बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और वह एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। और जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि वो पॉलीमर है तो जाहिर सी बात है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो तमाम उन मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगा जो हमने कंबाइन किए हैं, ठीक है। क्योंकि हम तो मोनोमर्स कंबाइन कर रहे हैं, सिंगल मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, तो जाहिर है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। लेकिन जब वो सारे इकट्ठे होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल हमें देंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़ा होगा एज कम्पेयर टू मोनोमर्स। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। सिंपल डेफिनेशन क्या है कि जब मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और वो अपना पॉलीमर बनाते हैं, तो उनका ये कॉम्बिनेशन का जो रिएक्शन है वो क्या कहलाता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। और ये भी सेल्फ एडिशन रिएक्शन है, यानी मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते जाते हैं और पॉलीमर बनता जाता है, ठीक है। रिएक्शन देख लेते हैं इसका हम लोग। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास ये रिएक्शन है, मैंने एन आपको पीछे बताया था, एन का मतलब होता है कोई भी नंबर। अब हमने जो कंपाउंड लिया है वो हमारे पास इथाइलिन है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके हमने एन नंबर्स दिए, यानी हमें नहीं पता कि हमने इसके कितने मोनोमर्स दिए हैं, ठीक है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में, ठीक है। बहुत सारे हमने इथाइलिन मॉलिक्यूल्स ले लिए, इसीलिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है। अब हमें नहीं पता कितने इथाइलिन मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं और हमें हमारा पॉलीमर दे रहे हैं। अब ये रिएक्शन कुछ कंडीशन में हो रहा है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड हमने यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने यहाँ पे प्रेशर दिया है, और 0.01% हमने ऑक्सीजन गैस भी रखी है, ठीक है। तो इन तमाम कंडीशंस की मौजूदगी में क्या होता है, बहुत सारे इथाइलिन ऐड होते हैं और वो हमें एक बड़ा पॉलीमर देते हैं, जो क्या कहलाता है? पॉलीइथाइलिन। पॉलीमराइजेशन की इक्वेशन कुछ इस तरह लिखी जाती है। अगर आप गौर से देखो तो इक्वेशन की इस साइड में भी मैंने ब्रैकेट डाली हुई है और इधर भी ब्रैकेट डाली हुई है, और बीच में बॉन्ड का निशान मैंने ब्रैकेट से अंदर और ब्रैकेट से बाहर भी लाया हुआ है, ठीक है। यानी इनके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ब्रैकेट के नीचे एन लिखा हुआ है, तो एन का मतलब ये है कि हमें पॉलीइथाइलिन भी कितने मिले हैं हमें नहीं पता। तो हम बहुत सारे मोनोमर्स को कंबाइन करके बहुत सारे पॉलीमर्स बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। बट कौन सा पॉलीमराइजेशन? क्योंकि हम बहुत सारे इथाइलिन को ऐड करते जा रहे हैं और हमें रिएक्शन मिलता जा रहा है, तो क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है तो इसलिए क्या कहलाता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्यों? क्योंकि हमें पॉलीमर्स मिल रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया तक। अब इसकी दूसरी टाइप पढ़ते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में और एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या फ़र्क है? एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि आप मुसलसल मॉलिक्यूल्स को ऐड करते जाते हो, उसमें मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाते हैं और साथ में पॉलीमर बनता रहता है, ठीक है। कंडेंसेशन में ये फ़र्क है कि कंडेंसेशन में क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन तो हो रही है, यानी मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं और आपको प्रोडक्ट मिलता जा रहा है, बट यहाँ पर कंडेंसेशन इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ हो रहा होता है साथ साथ, यानी जो रिएक्शन होगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बन रहा होता है और साथ साथ रिलीज़ हो रहा होता है और निकल रहा होता है, एलिमिनेट हो रहा होता है, अलहदा हो रहा होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेट होने की वजह से ये रिएक्शन क्या कहलाता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यानी पॉलीमराइजेशन तो हो रही है
मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर तो बना रहे हैं, बट साथ साथ में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता जा रहा है। तो रिलीजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, इस सिर्फ एक स्टेप की वजह से ये क्या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या कहलाता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत जगह पर कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम नजर आएगा या कहीं पर भी कंडेंसेशन लिखा होगा, तो उसका मतलब आप यही समझ लेना कि कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो रही है। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब होता है अलग होना। तो जिस रिएक्शन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा होगा तो वहाँ पे कंडेंसेशन का लफ्ज अक्सर यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो देखो इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या हो रहा होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा होता है, निकल रहा होता है, अलहदा हो रहा होता है। कैसे, बाय प्रोडक्ट में, यानी प्रोडक्ट में निकल रहा होता है। और ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन मोनोमर्स कंबाइंस टू फॉर्म पॉलीमर, जब पॉलीमर्स बना रहे होते हैं तो इस दौरान क्या होता है, रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने की वजह से इस पॉलीमराइजेशन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर है ये बात। जितने भी हम प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स देखते हैं ना, प्लास्टिक बैग से लेकर प्लास्टिक बॉटल्स तक, ये तमाम पॉलीमर्स कहलाते हैं। ठीक है, और वो इन्हीं प्रोसेसेस के जरिए तैयार करवाए जाते हैं। तो देखो हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का भी रिएक्शन है। तो देखिए हमारे पास मोनोमर्स हैं। कितने मोनोमर्स हैं, 3 मोनोमर्स हैं। एक फिनॉल है, यानी 2 मॉलिक्यूल फिनॉल के हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। इन 2 फिनॉल्स का हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, ये बीच में एक मॉलिक्यूल है, ये कहलाता है फॉर्मल्डिहाइड। ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के n मॉलिक्यूल्स हमने लिए। अब हमें नहीं पता कि हम इनके कितने नंबर्स ले रहे हैं, बस बहुत सारे ले रहे हैं और वो इतने सारे हैं कि हमने n लिख दिया, हमें काउंटेबल नहीं है। तो n मॉलिक्यूल्स हमने लिए इन 2 कंपाउंड्स के और इनका हम रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ हमने कंडीशन कुछ नहीं रखी, कुछ ना कुछ रखी होगी बट यहाँ मेंशन नहीं है। तो हम इन मॉलिक्यूल्स का आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, हमें एक पॉलीमर मिल रहा है और वो पॉलीमर क्या कहलाता है, बैकलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, बैकलाइट। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये सारे बॉन्ड हैं। ठीक है, जो CH2 आपको नजर आ रहा है, तो बैकलाइट का ये स्ट्रक्चर है। तो आपको बैकलाइट मिलता है जब आप फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हो और इस दौरान क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखो, यहाँ जो मैंने माइनस लगाया हुआ है ना, इस माइनस का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। ठीक है, तो इस पूरे रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा होता है, जितना वाटर मॉलिक्यूल बन रहा होता है वो साथ साथ एलिमिनेट हो रहा होता है। तो इस पूरे रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन की वजह से इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में भी क्या होता है, मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर्स बनाते हैं। मोनोमर्स कौन से होते हैं, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, और इनके n मॉलिक्यूल्स आपने लिए और n मॉलिक्यूल्स ही आपको पॉलीमर मिलता है। और पॉलीमर यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, बैकलाइट मिल रहा है। ठीक है, अब ये बैकलाइट भी एक तरह की प्लास्टिक है। कहाँ कहाँ यूज़ होती है, जो स्विचेस वगैरह बनाते हैं ना, जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं, उनकी जो प्लास्टिक होती है उसमें बैकलाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर होगा यहाँ तक। n मीन्स नंबर, मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया कि n जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब कोई भी नंबर है। ठीक है, और जब हम किसी भी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा भी कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना, तो तब भी हम लोग उसमें n फिर लगा देते हैं और इस नंबर लगाने के बजाय हम n लगा देते हैं कि भाई यानी बहुत ज़्यादा है तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम n लगा देते हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपको आज के 2 टॉपिक समझ में आए होंगे, एक रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम और एक पॉलीमराइजेशन। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।